नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं अमेरिका पेशकश स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी उपचुनाव की और इसी के साथ कठुआ आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान हम खास रिपोर्ट में पेश करेंगे। तो चलिए हम हाजिर हैं देश विदेश के कुछ खास खबरों के साथ। देखिए हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का ध्यान पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर है। वहीं सूबे के सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने उपचुनाव में जीत के साथ साख बचाने की चुनौती है। बता दें कि इन उपचुनाव में दलित मतदाता फैक्टर निर्णायक साबित हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी और सपा दोनों ही दल दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुट गए हैं। तो वहीं उपचुनाव से दूरी बनाने रखने वाली मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उम्मीदवार उतारने जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। इन 10 सीटों पर उपचुनाव करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, सीसामऊ, फूलपुर, कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, खैर, गाजियाबाद। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों की बड़ी परीक्षा होगी। पहली बार इतनी अधिक सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। एनडीए व आईएनडीआईए के प्रत्याशी एक बार फिर से इस चुनाव में आमने सामने नजर आएंगे। वहीं आमतौर पर उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा भी इस उपचुनाव में अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश में मजबूती से उतरेगी। योगी के दम की परीक्षा। वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर भी उंगलियां उठी। योगी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे तो ये भी कहा गया कि ब्रांड योगी की वैल्यू कम हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन में सीएम योगी की सीधी भूमिका नहीं थी। सीएम योगी के पास उपचुनाव में अपनी सीटें बचाए रखते हुए विपक्ष की जीती सीट हासिल कर ये साबित करने का मौका है कि यूपी में जनमत पर उनकी छाप कमजोर नहीं पड़ी है। वहीं उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अगर कमजोर रहा तो पार्टी के भीतर विरोध के स्वर और तेज हो सकते हैं। शायद सीएम योगी को भी इस बात का अंदाजा होगा। फिर छाएंगे संविधान और आरक्षण मुद्दे। आपको बता दें कि एक बात लगभग तय है कि विकास और स्थानीय समस्याओं के साथ ही उपचुनाव में संविधान और आरक्षण का भी मुद्दा छाए रहेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में 2019 की 62 सीटों के मुकाबले बीजेपी को 29 सीटों के नुकसान के साथ 33 पर आने के पीछे बीजेपी के नेता संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से गढ़े गए नैरेटिव को मुख्य वजह मान रहे हैं। हाल ही में चुनाव नतीजों की समीक्षा करने लखनऊ पहुंचे संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ मीटिंग में भी दलित और ओबीसी वर्ग में आने वाले नेताओं ने ये मुद्दा उठाया था। आउटसोर्सिंग में आरक्षण का न होना लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के पीछे बड़ी वजह है। दलित समाज इसे आरक्षण खत्म किए जाने की दिशा में पहला कदम मान बैठा है। उपचुनाव वाली सीटों का जातीय गणित। सभी सीटों के जातीय गणित में है भिन्नता। मिल्कीपुर दलित बाहुल्य सीट। करहल विधानसभा क्षेत्र में यादव आबादी की बहुलता। गाजियाबाद शहरी सीट बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत आसान। फूलपुर में पटेल मतदाता अधिक। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में नतीजे तय करते हैं जाट, गुर्जर व मुस्लिम मतदाता। दलित मतदाताओं का क्या हो सकता है रुख।
बता दें कि यूपी में दलित वर्ग मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जा रहा है। सूबे में करीब 20% आबादी दलित वर्ग की है और बसपा का वोट शेयर भी 19% के आसपास रहता है। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ चुनाव में तस्वीर बदली है। हाल के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का वोट शेयर 19% से गिरकर 10% से भी नीचे चला गया। बसपा को लोकसभा चुनाव में 9% वोट मिले थे और पार्टी वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस के भी पीछे रही। बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया था। इसके उलट आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीतकर संसद पहुंचने में सफल रहे। अब कहा यह जा रहा है कि दलितों का मोह मायावती की पार्टी से भंग हुआ है। नगीना में जहां दलित नेतृत्व का विकल्प था, दलित मतदाताओं ने वहां उसे चुना और बाकी जगह भी मायावती से छिटका यह वोट बैंक सपा और बीजेपी में बट गया। बीजेपी के नेताओं ने खुद समीक्षा बैठक में ये कहा है कि दलितों ने पार्टी को वोट करने से परहेज किया है। ऐसे में देखना होगा कि दलित मतदाताओं का रुख उपचुनाव में किधर रहता है। क्या हिंदुत्व राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लौटेगी बीजेपी? लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास की बात करती थी। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी नेताओं के बयानों से सबका विश्वास नदारद नजर आ रहा है। राम मंदिर और अयोध्या के जिक्र से भी पार्टी के नेता परहेज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उपचुनाव में पार्टी फिर से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद में अपने कोर मुद्दे पर लौटेगी? इस मसले पर अगर बात करें तो यूपी सरकार की कमान हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भी बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा होंगे, लेकिन पार्टी का जोर संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष के नैरेटिव को काट करने पर अधिक रहने की संभावना है। उपचुनावों में कांग्रेस के लिए क्या? यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव कांग्रेस के नजरिए से भी अहम है। उपचुनाव को सपा कांग्रेस गठबंधन के भविष्य के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस की किसी सीट से उम्मीदवार उतारने की संभावनाएं कम ही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी की कोशिश होगी कि उपचुनाव के बहाने यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी और मजबूत हो, इंडिया ब्लॉक के वोट बेस का और विस्तार हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट से जीत सकी कांग्रेस हाल के चुनाव में 6 सीटें जीतकर उत्साह से लबरेज है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो हुआ वो देश के अन्य व एक और आतंकी प्रहार है। बहरहाल सरकार आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मामले में कई फैसलों पर अडिग है। इस घटना के बाद देश में गुस्सा और शोक की लहर है। शहीदों के परिजनों सदमे में हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार को आतंकवादियों ने हमला किया था। इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। बहरहाल इस खबर के बाद से देश में गुस्सा और शोक की लहर है। शहीद के परिजन सदमे में हैं, तो वहीं बलिदानियों के घर गांव में मातम पसर गया है। इस बीच रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कड़े शब्दों में कहा है कि 5 जवानों की हत्या का बदला लिया जाएगा और भारत इस हमले के पीछे की बुरी ताकतों को छोड़ेगा नहीं। केंद्र सरकार ने कठुआ हमले का बदला लेने की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जम्मू क्षेत्र आतंकी गतिविधियों का नया केंद्र बन गया है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। भाई शहीद हुए हैं हवलदार कमल सिंह रावत जी। ये बहुत होनहार बालक थे और छोटे बचपन से ही जो है इनको जो है बहुत शौक था मतलब फौज में जाने का। परिवार जो है गरीबी था और अब ये शहीद हो गए हैं तो सारा क्षेत्र, हमारा पूरा पैनो क्षेत्र जो है उनकी शहादत में शामिल होने के लिए, परिवार के साथ में शामिल होने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए पूरा 20 से 30 गांव का पूरा एक परिवार के समान हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लोगों में जो है उनके प्रति, उनके बलिदान के प्रति जो है बहुत श्रद्धा है और एक आक्रोश भी है।
आतंकवादियों के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, कि किस तरह से वो हम लोगों के, हमारे जवानों को जो है किस तरह से जो है टारगेट कर रहे हैं। एक टारगेट किलिंग है, जैसे पिछली बार जो है उन्होंने अमरनाथ के पर्यटकों पे कर दिया था, इस बार जो है कई बार सेना के जो है जवानों के प्रति वो इस तरह के टारगेट किलिंग का प्रयास कर रहे हैं, कई बार वो सफल हो रहे हैं। तो ये हमारी जो है सरकार से भी दरख्वास्त है कि जो है इस तरह की घटनाएं ना हो। सर अब क्या बताएं, तो बहुत बड़ी दुखद घटना है और इसके बारे में आप देख ही रहे हो कि इतनी जनता हमने आज तक नहीं देखी जितने इस बालक के शहीद होने पे हुई है। और सब लोगों को एक किस्म से बड़ा बहुत अफसोस और बड़ा दुख पहुंचा है इस चीज को लेकर के। बस कहना क्या है कि हमें जिस तरीके से हमें हमारे दिल को चोट पहुंचे, हमारे क्षेत्र को चोट पहुंचे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो उग्रवादी हैं उन्हें भी इसी तरीके की चोट पहुंचानी चाहिए। ये हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं और ये हमारी मनी दिल की तमन्ना भी है कि जैसे हम रो रहे हैं, हमारा गांव रो रहा है, हमारा परिवार रो रहा है, ऐसे वो भी रोए और ये चोटें उनके दिल में भी पहुंचे। जम्मू क्षेत्र आतंकी गतिविधियों का नया केंद्र। दरअसल जम्मू कश्मीर में कई चीजें बदलती दिख रही हैं। धारा 370 हटाने के बाद से काफी समय तक यहाँ शांति रही, लेकिन हाल के महीनों में मामला अलग हुआ। कश्मीर तो फिर भी शांत है, लेकिन जम्मू दहशतगर्दों का नया थौर बनता दिख रहा है। वे नागरिकों, तीर्थयात्रियों समेत सेना पर भी घात लगाकर हमला कर रहे हैं। ताजा हमला कठुआ में हुआ है। ये वही इलाका है जो कश्मीर के सबसे अस्थिर दौर में आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आतंकी एक बार फिर जम्मू की तरफ मुड़ रहे हैं? बता दें कि 90 के दशक के दौरान कठुआ आतंकियों का बड़ा ठिकाना हुआ करता था, जहां से वे पूरे जम्मू कश्मीर पर निशाना साधते थे। एक बार फिर से दिख रहा है। दरअसल इस जिले की बनावट ऐसी है कि यहाँ छिपना छिपाना आसान है। जंगलों से सटे क्षेत्र में हमले के बाद आतंकी गायब हो सकते हैं, जैसा ताजा केस में दिख रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और क्षेत्र से क्या है, हमारे रिश्ते में लगते हैं। हमारी भतीजी है, ये लड़की जो ये शहादत हुई, इसके कमल सिंह का शहादत हुई थी, हमारी भतीजी है। बड़े दुख की बात है। अब पैसा अपनी जगह है और आदमी अपनी जगह है, सब कुछ तो मिलेगा नहीं। ठीक है, उनको सरकार देगी, पैसा देगी, उनको करेगी। क्या होता है क्या नहीं होता है तो अभी भगवान जाने। और उसकी दादी है, माँ है, बच्चे हैं, घरवाली है, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सभी हम भी कल से जो है यहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्या हो गया क्या हो गया। अब क्या कहें, अब कहना क्या है। ये तो जो है ये पड़ोसी देश जो है ना, ये हमेशा जो है इंसान के खिलाफ जहर ही बोलता रहता है, इसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। अब वैसे इलाज तो कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मानता नहीं है। क्या करें, सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास तो कर ही रही है, लेकिन एक बार जो है इनको अच्छे ढंग से सबक सिखा देना चाहिए। और ये मेरा बहू का भाई था और ये मेरा तो लड़का 2001 में चला गया था, मगर बहू मेरे, इसको हम अकेले ही मतलब पाल पोषण कर रहे हैं। और क्या नाम कहते, ये कमल सिंह जो था, तो हमारा एक बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का था। और इसका अब आगे सिर्फ 2 बच्चे और घरवाले, ये अभी कोटद्वार में ही रह रहे थे। अभी इन बच्चों को उसमें डाल रहे थे स्कूल में। दुर्भाग्य हुआ इन दोनों बच्चों का भी। और हमारा भी बड़ा भारी सहारा था कि हमारी दामाद हमारी बहू का भाई है और हमें इस पे बड़ा भारी गर्व था। और आज मतलब ये वो आतंकवादियों के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। इसको यहाँ पर देखने के लिए 500 हजारों आदमी इकट्ठा हो गए यहाँ। और तो क्या, पर झाड़ियों में तक भी हमको लोगों के लिए जगह नहीं मिल रही है। हम सरकार से ये चाहते हैं तुरंत इसका मुंह तोड़ जवाब होना बहुत जरूरी है। इसका मुंह तोड़ जवाब। यहाँ जीआईसी इंटर कॉलेज में मैं प्रधानाचार्य के पद पे हूँ और ये जो छात्र की जो अंत्येष्टि हो रही है, इसमें हमारे विद्यालय का ही छात्र था, हमारा पढ़ाया हुआ था। आज हमें बड़ा दुख है कि चंद अराजक तत्वों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा या पाकिस्तान से समर्थित पाले पोसे गुंडों के द्वारा ऐसी घटना घटित हुई है, जिससे हम सब लोग बहुत ज्यादा आहत हैं। और इसके लिए
हम अपनी सरकार से और यहाँ तक कि मीडिया से भी सपोर्ट चाहते हैं कि वो सरकार को इतना विवश कर दे कि उस पर एक्शन ले, कि जो ऐसे तत्व हैं और जो देश इन तत्वों को बढ़ावा देते हैं उनका समूल नष्ट करे, चाहे वो क्यों ना एक बार हमें युद्ध की कगार पे पहुंचना चाहे। जो हो वो एक बार घटित हो जाए, बार बार ना हो। कम से कम रोज रोज का रोना वो अच्छा नहीं है। कठुआ आतंकी हमले में कब क्या हुआ? कठुआ में सोमवार दोपहर मचेड़ी किंडली मल्हार रोड पर अटैक हुआ। ये इलाका जिला हेडक्वार्टर से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। आतंकियों ने रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले सैन्य वाहनों को टारगेट करते हुए ग्रेनेड्स का बिछौर किया। हमले के तुरंत बाद आतंकी घने जंगलों की तरफ भाग निकले। अटैक में 5 जवान शहीद हुए और कई घायल हुए। आपको बता दें कि हमले को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि आतंकियों को लोकल शख्स ने ही गाइड किया होगा, वरना आतंकियों का घटनास्थल से बचकर निकलना आसान नहीं था। दरअसल अटैक की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। ये शैडो संगठन है जो जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता है। ये उन्हीं 7 आतंकियों का ग्रुप बताया जा रहा है, जिनमें से 3 को डोडा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। कठुआ में कब हुए आतंकी हमले? सोमवार को हुए हमला कठुआ में दूसरा बड़ा अटैक है। 11 जून को हीरानगर के एक गांव में एक सुरक्षा कर्मी समेत 2 आतंकी मारे गए थे। महीने भर के भीतर जम्मू में ये 7वां अटैक है। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस को टारगेट किया था। 2 दिनों के बाद हीरानगर में हमला हुआ। जून को डोडा में 2 अटैक हुए थे। इसके बाद 26 जून को घटना दोहराई गई। आपको बता दें कि बरसात में मामला और संवेदनशील हो जाता है। दरअसल तेज बारिश के दौरान मॉनिटरिंग सिस्टम पर असर होता है, जैसे फेसिंग और इंफ्रारेड लाइट्स कमजोर या खराब हो जाती हैं। इसका फायदा आतंकी उठाते हैं और सीमा पार से आकर आतंक मचा जाते हैं। जबकि कश्मीर की तुलना में जम्मू की भौगोलिक स्थिति अलग है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी है। ऐसे में टेररिस्ट जानकर जिलों को निशाना बना रहे हैं, ताकि सांप्रदायिक भावनाएं उकसाकर दंगों जैसे हालात पैदा कर सके, ताकि उनकी आवाजाही और आसान हो जाए। जम्मू में अचानक हिंसा बढ़ने के पीछे एक वजह सीमा पार आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं को भी माना जा रहा है। बता दें कि सीक्रेट किलर्स ने कुछ समय पहले आईएसआई के आमिर हमजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमजा फरवरी 2018 को जम्मू के सुंजवान कैंप पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। मुख्य आतंकी की मौत के बाद से पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ था। सुरक्षा बल वैसे तो काफी चौकन्ना है, लेकिन जम्मू की यही जियोग्राफी परेशान करने लगी है। यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्स घने जंगलों जहां कोई आता जाता नहीं है, वहां भी चेक पॉइंट्स बना रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।